जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। जो हर एक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप एस्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और साथ ही साथ आप दिल्ली पुलिस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ पर हिस्ट्री में चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने 3 चैप्टर करा दिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, महाजनपद काल। और महाजनपद काल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग जानेंगे ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट। सबसे पहले देखेंगे महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन कैसा था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, कह रहा है राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या था। तो सुनिश्चित तीर्थ क्रम, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो तिथि क्रम है उसी के अनुसार हम लोग वो जो है महाजनपद काल के राजनीतिक स्थिति को जानते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से हम लोग जो है भारत में राजनीतिक इतिहास के बारे में इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। और ये कब, 7वीं सदी ईसा पूर्व की कहानी है, जब भारत में राजनीतिक जो है इतिहास का प्रारंभ हुआ था। किस बोध कथा में उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें हम 16 महाजनपद कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, कौन सा, अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों के 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो जैन धर्म का जो जैन ग्रंथ जो है, जिसका नाम है भागवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों के बारे में बताया। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कहाँ 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो आप पहले बताएंगे जैन धर्म की पुस्तक भागवती सूत्र में और बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। पाणिनि की पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय में महाजनपदों का उल्लेख कितना किया गया है, तो 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। यानी पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्याय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया है। जनपद के उदय के क्या कारण थे। तो कृषि, प्रचार, व्यापार और नगरीकरण का विकास और लोहे का विस्तार, यानी लोहे का प्रयोग जो है वही जनपद का उदय का मुख्य स्रोत था। यानी कि अगर लोहा ना होता तो बड़े बड़े महाजनपद नहीं बने होते, इनका मानना था। तो लोहे का विस्तृत प्रयोग और कृषि का प्रचार और व्यापार और नगरीकरण ही जो है महाजनपद का उदय का कारण है। महाभारत और पुराणों में जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, महाभारत और पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है। तो मालिनी नाम मिलता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा अंग महाजनपद का राजधानी क्या था, तो चंपा था। तो चंपा अंग, इन्हें कहते हैं हमारे अंग पे चंपा नहीं मसाज कर दो, एक तरह से चंपी कर दो, चंपी, यानी अंग पे क्या करेंगे, चंपी। यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। और इसको जो है पुराणों और महाभारतों में हम लोग मालिनी के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ निर्माण सूत्र में किन 6 महानगरों का नाम से महानगरों के नाम से पता प्राप्त होता है। तो चंपा, राजगीर, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती, ये सब जगहों से जो है महापरिनिर्वाण सूत्र के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अब महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, तो जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया तो उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और इनमें 6 महाजनपदों के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि कहा जाता है कि इनके शरीर को 6 अलग अलग जगहों पर रखा गया। इसी को हम क्या बोले, तो जैसे 6 जगह कौन कौन से थे आपने अच्छे से देख लिया। देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन देखते हुए चलना है तेजी से। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी। यानी दीर्घ निकाय एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि जो चंपा है किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी है चंपा। इसका निर्माण करने का काम किसने किया, तो महागोविंद ने किया था। महागोविंद वास्तुकार थे, चंपा को बसाने का काम किया था इन्होंने। लिच्छवी में विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो वैशाली में। लिच्छवी वंश था उस समय। तो लिच्छवी वंश का जो विश्व में पहला गणतंत्र स्थापित किया था वो वैशाली में किया था। सुत निपात में वैशाली को क्या कहा गया है, तो मगधपुरम कहा गया है। मगधपुरम कहा गया है सुक्त निपात में वैशाली को।
क्लियर है। अब 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कुरु किस क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है? तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाले क्षेत्र को उस समय कुरु के नाम से जानते थे और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और दिल्ली की भी पुरानी राजधानी दिल्ली का भी पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ ही था। तो आप कह सकते हैं कि कुरु को हम पहले किस किस नाम से जानते हैं, यानी किस क्षेत्र को इस समय वर्तमान में कुरु कहा जाता था उस समय? तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की बात करें तो बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, ये सब जो क्षेत्र थे उनको हम पंचाल के नाम से जानते थे। और अहिला क्षेत्र और उत्तरी पंचाल उसकी राजधानी हुआ करती थी। सूरसेन की बात करें तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र को हम सूरसेन कहते थे और मथुरा इसकी राजधानी थी। वस्त की बात करें तो प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और बांदा और फतेहपुर का क्षेत्र जो था वस्त के क्षेत्र में आता था और वस्त की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वस्त की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वही कौशल की बात करें तो कौशल को हम पहले इस समय वर्तमान में अवध क्षेत्र को जो हम पहले कौशल के नाम से जानते थे। कौशल की राजधानी साकेत हुआ करती थी। उत्तर भारत तथा श्रावस्ती दक्षिण भारत का जो राजधानी हुआ करता था, कौशल की दक्षिण भारत की राजधानी जो है श्रावस्ती हुआ करती थी और उत्तर भारत की राजधानी जो है साकेत हुआ करता था। आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन। 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। मल जो वर्तमान में देवरिया है उसको हम मल के नाम से पहले जानते थे। तो मल की राजधानी जो है पावा हुआ करता था। पावा यानी कि पडरौना, पावा यानी कि पडरौना, और कुशीनगर मतलब कसिया। इसकी राजधानी दो, मल की राजधानी दो हुआ करती थी, पावा और कुशीनगर। और मल जो क्षेत्र था कहाँ का था? देवरिया वाले क्षेत्र को हम मल के नाम से जानते थे। काशी की बात करें तो बनारस वाले क्षेत्र को, बनारसी वाले क्षेत्र को हम काशी कहते थे और काशी की राजधानी हुआ करती थी बनारसी। अंग की बात करें तो अंग जो क्षेत्र था भागलपुर और मुंगेर वाले भाग को हम अंग के नाम से जानते थे और इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा, मैंने अभी पीछे भी हमने देखा, जिसको हम मालिनी के नाम से भी जानते थे। मगध की बात करें तो दक्षिण बिहार जो पटना गया वाला क्षेत्र है उसको हम मगध के नाम से जानते थे। दक्षिण बिहार और पटना गया वाला जो क्षेत्र है उसको हम मगध के नाम से जानते थे और मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगीर अथवा गिरिब्रज जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। बज्जी की बात करें तो मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा का क्षेत्र हुआ करता था। बज्जी जो है मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र हुआ करता था और इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुर हुआ करती थी। मिथिला, वैशाली और जनकपुर हुआ करती थी। चेंदी की बात करें तो चेंदी महाजनपद की बात करें तो चेंदी जो है आधुनिक जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसे हम चेंदी या चित्ती के नाम से जानते थे और उसकी राजधानी हुआ करती थी सोनथीवर्ती हुआ करती थी इसकी राजधानी। मत्स्य की राजधानी जो क्षेत्र था जयपुर वाले क्षेत्र को मत्स्य के नाम से जानते थे, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करता था। अस्मक जो क्षेत्र था गोदावरी घाटी और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र को हम अस्मक के नाम से जानते थे और पोटन और पोटली इसकी राजधानी हुआ करती थी। अवंती की बात करें तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा वाला क्षेत्र को अवंती के नाम से जानते थे और उत्तर अवंती का जो राजधानी थी, उत्तर वाले क्षेत्र की अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी था और जबकि माहिष्मती जो था इसकी दक्षिणी अवंती वाला जो क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र को हम माहिष्मती की राजधानी माहिष्मती इसकी राजधानी हुआ करती थी। गंधार की बात करें तो पेशावर और रावलपिंडी जो क्षेत्र जो पाकिस्तान में है उसको हम गंधार वाले के नाम से जानते थे उस समय और तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। कंबोज की बात करें तो दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा राजौली तथा हराजा वाले क्षेत्र को कंबोज के नाम से जानते थे और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक हुआ करती थी। नोट की बात करें, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देंगे। कौटिल्य ने कंबोजों को वर्तास्तोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जैसे देखिए 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद थे वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित थे। जैसे काशी हो गया, कौशल हो गया, वस्त हो गया, मल हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, सूरसेन हो गया और चेंदी। ये जो आपके 8 महाजनपद हैं, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। अगर वहीं हम बात करें, यहाँ पे ध्यान देंगे, बुद्ध के समकालीन महाजनपद शासक कौन कौन थे, यानी जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में बता रहे थे
तो उस समय भारत में कौन कौन से राजा हुआ करते थे वो क्वेश्चन पूछा गया। महाजनपद में कौन कौन से शासक हुआ करते थे? सबसे पहले प्रयोक्त जो कि अवंती के राजा हुआ करते थे, उदयन जो कि वस्त के राजा हुआ करते थे, प्रसेनजीत जो कि कौशल के राजा हुआ करते थे, और अजातशत्रु जो कि मगध के राजा थे। ये 5 लोग जो 4 जो क्षेत्र हैं, ये चारों राजा जो है बुद्ध के समकालीन थे, यानी जब गौतम बुद्ध थे तब ये लोग शासन किया करते थे, गौतम बुद्ध के समय। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर तथा उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन थे? यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उत्तर भारत में कौन कौन से 4 शक्तिशाली राज्य बन गए? तो पहला कौशल, वस्त, अवंती और मगध। ये 4 जो राज्य थे, जो 4 महाजनपद थे, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे। अब कौशल महाजनपद, ये चारों महाजनपदों के बारे में हम लोग जानेंगे। कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल राज्य भौगोलिक विस्तार अवध जो था वो अवध वाला क्षेत्र या फैजाबाद मंडल वाला जो क्षेत्र था उसको हम कौशल के नाम से जानते थे। कौशल की राजधानी उत्तर भारत का जो उत्तर भाग का था उसको साकेत बोलते थे और दक्षिण भाग को श्रावस्ती के नाम से जानते थे। कौशल राज्य का जो प्रतापी राजा था प्रसेनजीत था, यानी कौशल राज्य जो कौशल महाजनपद था उसका राजा कौन था? प्रसेनजीत था। और प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे, यानी कि जब गौतम बुद्ध थे तब प्रसेनजीत यहाँ पर शासन किए थे। कौशल राज्य चरमोत्कर्ष किस राज्य के शासनकाल में पहुंचा था? यानी जो कौशल राज्य है, जो कौशल महाजनपद है, ये सबसे ऊंची पीक पर, सबसे आखिरी पीक पर कब पहुंचा था? किसके शासनकाल में? तो प्रसेनजीत के शासनकाल में। वस्त राज्य की बात करें तो ध्यान देंगे, वस्त राज्य यानी कि वस्त महाजनपद की बात करें तो वस्त राज्य भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो इलाहाबाद से लेकर बांदा तक जो था वस्त राज्य का भौगोलिक क्षेत्र था। वस्त राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। वस्त राज्य का सर्व प्रमुख राजा कौन था? तो उदयन था। कौन था? उदयन। अवंती राज्य की बात करें तो अवंती राज्य यानी अवंती महाजनपद, अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र को हम अवंती के नाम से जानते थे। अवंती राज्य की राजधानी किसे माना जाता था? तो उज्जैनी जो कि उत्तरी अवंती को बोलते थे, महिष्मती जो कि दक्षिणी अवंती को बोलते थे, इसकी राजधानी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? तो प्रद्योत था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अवंती के राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? तो पांडु रोग से ग्रसित थे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार जो कि हर एक वंश का संस्थापक था, बिंबिसार ने किस राजवैद्य को अपने उसके दरबार में भेजा? तो जीवक को। जीवक क्वेश्चन पूछता है, जीवक किसका दरबारी वैद्य था? तो आपको बता देना है बिंबिसार का। और बिंबिसार हर एक वंश का संस्थापक था और इसी का बेटा बना था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा उदयन। क्लियर है? यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मगध राज्य की बात करें, अब मगध राज्य जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपके 4 वंशों के बारे में पढ़ना है, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये मगध महाजनपद के इंपॉर्टेंट वंशज हैं जिनके बारे में हमें जानना है, और छोटे छोटे वंशज हैं जिनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। मगध राज्य के भौगोलिक, भाई साहब क्यों भागते हो? देखिए, मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो दक्षिणी बिहार जो था, जो पटना और गया वाला जो क्षेत्र था, उसको हम मगध के नाम से जानते थे। मगध राज्य की राजधानी राजगीर और ग्रीवरज हुआ करती थी। मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय प्रमुख कारण क्या था? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सामरिक महत्व के लिए स्थित था। एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र की स्थिति में अच्छा संचार तंत्र था। शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्यिक विस्तार नीति थी इन लोगों के जो राजा थे। इसीलिए मगध महाजनपद बिल्कुल उभर कर 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हो गया था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? पुराणों के हिसाब से पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? बृहद वंश जो था वो मगध महाजनपद पे सबसे पहले शासन किया था। ये पुराणों के अनुसार हमें मालूम चलता है। बृहद वंश के किस राजा ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी? राजगीर को हम पहले ग्रीवरज के नाम से भी जानते थे। किसने बनाई थी? तो जरासंध ने बनाया था। और कहा जाता है कि जब भारत में महाभारत हो रहा था कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में, तो जरासंध ने उसको देखा भी था महाभारत को, ऐसा माना जाता है। बुद्ध के समय में भारत के गढ़ राज्य कौन कौन से थे? ध्यान देंगे, कपिल वस्तु के शाक्य थे, और सुमार पर्वत के भगोग, अलकप्पों के बुल्ली, और केशपूत के कालाम,
और रामगांव या रामग्राम के कोकी और कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मोरी ये और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय, ये सब क्या थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में, यानी मगध महाजनपद पे सबसे पहला एक नया वंश आया। पुराणों के हिसाब से हमने देखा बृहत वंश जो था, पुराणों के हिसाब से पहला वंश था मगध महाजनपद का, और उसका जो अंतिम शासक था जरासंध था। ये तो हमने पुराणों के हिसाब से देखा। अगर वैसे देखें, मगध महाजनपद पे सबसे पहला वंश आता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो शासन काल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का जो शासन काल था, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का जो शासन काल था, उसको हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईसा पूर्व बोल रहे हैं, यानी कि ये जो डेट होगा ये उल्टा चलता है, यानी माइनस में ही है सब, और माइनस में कोई भी जो छोटी चीज, जो छोटा डिजिट होता है वो बड़ा होता है, और माइनस में उल्टा चलता है। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, चीज़ें समझनी होंगी, और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो समझा होगा बहुत अच्छे से। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बिंबिसार को मगध महाजनपद का मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, या हर्यक वंश का संस्थापक बोला जाता है। किसको, बिंबिसार को। राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, तो हर्यक वंश से। राजा बिंबिसार शासनकाल कब से कब तक था, यानी राजा बिंबिसार कब से कब तक शासन किए, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का शासनकाल रहा किसका, बिंबिसार का। जैन संहिता में बिंबिसार को क्या कहा गया है, तो श्रेणी कहा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जैन संहिता में, यानी जैन धर्म की जो जैन संहिता है उसमें बिंबिसार को किस नाम से पुकारा गया है, तो श्रेणी के नाम से। क्लियर है ना। चलिए, बिंबिसार किस अंग राजा को पराजित कर उनके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया, तो बृहदत्त को हराकर इन्होंने क्या किया, ब्रह्मदत्त को हराकर इन्होंने अंग को मगध में मिला लिया था। अंग महा जो जनपद था उसको मगध में मिला लिया, मगध महाजनपद में मिला लिया था। किसने, बिंबिसार ने। और किसको हराकर, तो ब्रह्मदत्त को। याद रहेगा। बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना, तो इसी का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी, और हत्या कर क्या बना, शासक बना, तो अजातशत्रु था। तो बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना, तो अजातशत्रु बना था। लगभग 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक ये भी शासन किया। अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जानते हैं, तो कुड़िक के नाम से जानते हैं। वहां पे देखा हमने कि जैन ग्रंथों के अनुसार हमने देखा बिंबिसार का नाम क्या था, तो हमने देखा वहां पे आपको बता रहा है श्रेणी के नाम से, जबकि हमने देखा यहाँ पर अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कुड़िक के नाम से जानते हैं। प्रथम बोध संगीति हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय। पहली बोध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किसने, ध्यान सुनिएगा, सर्वप्रथम किसने पाटलीग्राम को अंतः शक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तो अजातशत्रु ने जो पाटलिपुत्र को बनाया तो था, बना दिया, पर उसको बसाने का काम उदय ने किया था। यानी पाटलिपुत्र का नामकरण किया और उसको बसाने का काम किया था उदय ने, और जबकि एक तरह से स्ट्रक्चर बनाने का काम अगर बोला जाए तो किसने, अजातशत्रु ने ही किया था, बट इसका नामकरण वगैरह और राजधानी बनाने का काम उदय ने किया था। इसी का बेटा कौन था, उदयन था। क्योंकि अजातशत्रु हमने देखा किसको हम कुणिक के नाम से जानते हैं, और इसने क्या किया था, अपने पिता की हत्या करके अपनी गद्दी पर बैठा था। कब से कब तक, तो 492 से लेकर कब तक, तो अभी हमने ऊपर देखा बहुत अच्छे से 460 तक। अब अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन बना, तो उदयन या उदीन या उदभर्द, ये अलग अलग इसके नाम हैं। उदयन और उदयभर्द का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व का शासनकाल जो है इसको उदयन के नाम से हम लोग, उदयन का शासनकाल है। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो उदयन, इसी के बेटे उदयन या उदयन बोलते हैं, इसका नाम उदयन हुआ करता था। तो हर्यक वंश का वह कौन शासक था जिसे पित्तहंता कहा जाता है, या हर्यक वंश को हम पित्तहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा और गद्दी पर बैठा, और अजातशत्रु को मारकर उदयन गद्दी पर बैठता है, इसीलिए हम इसको पित्तहंता वंश के नाम से जानते हैं। तो उदयन या उदयन बोलेंगे, उदयन या उदयन या उदयभद्र इसका नाम हुआ करता था। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन या उदयभद्र ने या उदयन ने किया था, याद रखेंगे। हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था, किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। उदयन किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को।
हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। पुराणों में नाग दशक को क्या कहा गया? दर्शक कहा गया है। दर्शक कहा गया है पुराणों में, नाग दशक को दर्शक कहा गया है। नाग दशक को पुराणों में क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। शिशुनाग वंश, देखिए अभी हमने हर्यक वंश पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा बिंबिसार के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ा अजातशत्रु के बारे में, उसके बाद पढ़ा उदयन के बारे में, फिर नाग दशक के बारे में पढ़ा। और नाग दशक को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो दर्शक कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नाग दशक को मारने वाला काम उसकी हत्या कर देता है शिशुनाग, और शिशुनाग हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो देखिए शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 से लेकर 334 ईसा पूर्व तक का जो शासन काल रहा उसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य की किस राजवंश की स्थापना हुई? तो शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक? तो 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। ग्रीज वंश के यानी कि राजगीर, यहाँ पे देखिए ग्रीज बुरज बोले या राजगीर बोले, बात एक ही है, के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई? यानी कि राजगीर, देखिए आपने देखा कि पाटलिपुत्र को बसाया किसने? उदयन ने बसाया। फिर उसके बाद इनकी राजधानी अभी भी राजगीर थी, और इनने राजगीर के साथ साथ अपनी राजधानी वैशाली बना ली। किसने? तो शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने बना ली थी। आगे ध्यान देंगे, शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश कौन शासक बना? तो शिशुनाग के बाद शिशुनाग वंश का जो शासक बना उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में जो है काकवर्ड भी बोला जाता है, काकवर्ड बोला जाता है कालाशोक को पुराणों के अनुसार। बौद्ध धर्म के द्वितीय संगीति का आयोजन इसी के काल में हुआ था, कालाशोक के काल में। यानी कालाशोक के काल में बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में। कालाशोक का शासनकाल 366 ईसा पूर्व तक था। 366 ईसा पूर्व तक था कालाशोक का शासनकाल। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था, या नंदीवर्धन या महानंदिन इसका नाम हुआ करता था। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारियों का शासनकाल कब तक रहा था? तो 344 ईसा पूर्व तक था। यानी 344 के बाद एक नए वंश का उदय होता है जिसे हम बोलते हैं नंद वंश। अब नंद वंश 344 से लेकर 324 या 323 ईसा पूर्व तक का शासनकाल रहता है, किसका? नंद वंश का। शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई? तो नंद वंश की। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद को उर्गसेन के नाम से जानते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा जो था घनानंद था, और घनानंद के समय ही भारत में सिकंदर का आगमन होता है। क्लियर है ना? यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को क्या नाम प्रदान किया गया है? तो आग्रमीज यानी कि उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन किसे कहा गया है? महापद्म नंद को, यानी जिसने नंद वंश की स्थापना की थी, और इसको आग्रमीज कहा गया है घनानंद को। ग्रीक यूनानी यानी ग्रीक को यूनानी के नाम से जानते थे पहले। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे आर्गमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो घनानंद को। किसको? घनानंद को कहा गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। नंद वंश में कुल 9 राजा होने का कारण उन्हें नौ नंद कहा जाता है। यानी नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट महापद्म नंद और घनानंद था, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और इसे हम 9 नंद के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 9 राजा थे। महाबोधि के अनुसार किसके नाम पर उग्रसेन, पांडुक या पांडुगति, इसके नाम जो थे महाबोधि के अनुसार जो है इनके नाम जो थे उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्टाराणक, दस, सिंधक, कैकवर्त तथा घनानंद था। ये घनानंद के नाम हुआ करते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार जो है बिंबिसार से नंद तक के राजाओं का शासनकाल, यानी हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश में जो था 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का शासनकाल रहा था हर्यक वंश का, जिसमें आपका बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर उदयन को ही हम उदयभद्र के नाम से जानते हैं। ये उनके उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल 544 से लेकर 492 तक था। किसका? बिंबिसार का। अजातशत्रु का 492 से लेकर 460 तक था, और 460 से लेकर 412 तक का शासनकाल था उदयन का, बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उदयन के बाद नाग दशक भी आएगा और नाग दशक भी इसी में शासन करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब शिशुनाग वंश के बारे में जानते हैं। तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग होंगे,
कालाशोक होगा। कालाशोक को हम काकवड़ भी कहते हैं। और इनके 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। तो कालाशोक के 10 पुत्र हुआ करते थे। तो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था शिशुनाग वंश का शासनकाल। ये 412 से लेकर 394 तक शिशुनाग शासन किया, और 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक का जो था कालाशोक ने शासन किया, और 366 से लेकर 344 ईसा पूर्व का जो शासनकाल था, ये शासनकाल जो था, ये शासनकाल था कालाशोक के 10 पुत्रों का। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ध्यान देंगे नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक था, और इसमें महापद्म नंद, इसको हम उग्रसेन कहते हैं, और इनके 8 पुत्र थे, इसीलिए हम इसको 9 नंद के नाम से जानते हैं। और 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजा का शासनकाल। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो शिशुनाग था, ये शिशुनाग जो था ये 40 वर्षों तक शासन किया। सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन था? शिशुनाग था। काकवड़ यानी कि कालाशोक ने 26 साल, और क्षेमवर्धन जो था 36 साल, और क्षेमजित या छत्रोजस जो कि 24 साल शासन किया। बिंबिसार जो कि 28 साल, अजातशत्रु जो कि 27 साल शासन किया, दर्शक जो कि 24 साल, उदयन जो कि 33 साल, और नंदीवर्धन जबकि 40 साल शासन किया। वहीं महानंदी जिसको हम नंदी बोलते हैं 43 साल, और महानंदी और उसके 8 पुत्रों ने 100 साल तक शासन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्षों तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं था आपके एग्जाम के लिए, बट हमें जानना जरूरी था। उत्तर भारत के राजनीतिक दशाओं के बारे में जानेंगे। 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक के समय राजनीतिक दशाएं क्या थी? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी से हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज या राजगीर हुआ करती थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं उसी वंश के पुत्र का द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसत्ता किया गया? तो अजातशत्रु द्वारा। किसके द्वारा? अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु द्वारा। मगध का कौन सा सम्राट जो था अपरोपसुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्म नंद। नंद राजाओं का किसने उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। किस अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज्य के आदेश से एक नहर खुदाई गई? तो कलिंग में। प्रोद्योक्त किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे? तो अवंती के। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? अवंतिका हुआ करता था। उदयन वासवदंत की दंतक का कहाँ से संबंधित है? तो उज्जैन से। कहाँ से? उज्जैन से संबंधित है। अब यहाँ पे देखें, ध्यान देंगे, विश्व का पहला गणतांत्रिक वैशाली जो था लिच्छियों द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम जो गणतंत्र स्थापित किया गया वैशाली में। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के किस जनपद के नाम पर पाणिनि के 8 अध्याय उल्लेखित है? तो मगध और अश्मक और कंपोज पर जो है पाणिनि की जो पुस्तक है 8 अध्याय जो है उल्लेखित है। महाभारत के अनुसार उत्तर पंचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र में थी। 16 महाजनपदों का योग मथुरा की राजधानी सूर्यसेन थी। चंपा के किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। 6ठी शताब्दी में सुशक्तिमती की राजधानी जो थी छिंदी की थी। छिंदी की राजधानी जो थी सुशक्तिमती थी। सुसतीमती। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो अश्मक। अश्मक जो था गोदावरी नदी के तट पर था। याद रखेंगे, अश्मक नाम सुनकर आपको लगेगा कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, तो अश्मक जो था हमारे गोदावरी क्षेत्र में था, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। याद रखेंगे, ये महाजनपद था हमारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थापित था? राजस्थान में। प्राचीन श्रावस्ती का नाम विन्यास कौन सा था? तो अर्धचंद्राकार था। मालवार क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। कौन सा राजा वाराणसी को द्वितीय राजधानी बनाया गया? तो शिशुनाग ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश से संबंधित है? तो मौर्य ने।
गौतम बुद्ध के काल में प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहा करते थे? तो बिंबिसार के। कालपी नामक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना का। कालपी नगर जो था, कालपी नगर जो था, ये यमुना नदी के तट पर स्थित था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। बज्जी महाजनपद कुल कितने गढ़ों का संघ था? तो 8 गढ़ों का क्या था? संघ था बज्जी महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? तो वज्जी था। गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 10। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था? तो अशमक था। महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित है? तो अवंती में। पाटलीग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नामक नगर बन गया का प्रारंभ किसने दुर्गीकरण कराया था? तो अजातशत्रु ने। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जानते थे? तो मगध के नाम से जानते थे प्राचीन काल में बिहार को। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक भाषा में क्या नाम दिया गया? तो राजगाह दिया गया। कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? तो काशी। कौन सा बना था? काशी बना था। अब देखेंगे विविध क्वेश्चनों को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस पुस्तक में की रचना डी कौशाम्बी ने की थी? तो एन इंट्रोडक्शंस टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है डी कौशाम्बी ने की थी। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो था का अध्ययन जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। हिस्टोरिका की रचना किसने की? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका की रचना की थी। भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? तो आहत सिक्का या पंचमार सिक्का कहते हैं। आहत सिक्का या पंचमार सिक्का कहते हैं। प्राचीनतम आहत या पंचमार सिक्का किससे बने होते हैं? तो चांदी के। पंचमार सिक्कों को के चिन्हों को 20 सद व्याख्या किसने की थी? तो रेपसन ने की थी। परमर्थ चीन में 20 वर्ष से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? तो उज्जैन के निवासी थे। कहाँ के? उज्जैन के निवासी थे। पूर्व भाग में दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग भी अंकित कहाँ के सिक्कों पर विशेष लक्षण थे? तो पंचाल के। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के कारण पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो कौशाम्बी में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के। प्राचीन नगर तक्षशिला किस नदी के बीच में स्थित? सिंधु और झेलम में। राजगीर में राज चिकित्सक जीवक को किस गणिका की पुत्री के रूप में जाना जाता है जिनका उनका क्या नाम था? तो सालवती था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता को विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से। मगध पर शासन करने वाले शासकों का क्रम? तो बृहदत्त जो कि बोला जाता है पुराणों और महाभारतों के अनुसार बृहदत्त वंश का शासनकाल हुआ करता था। बृहदत्त वंश के बाद बिंबिसार, फिर शिशुनाग, फिर बिंदुसार जो था ये एक तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगर क्रम लगाने के लिए तो आप ऐसे क्रम लगा सकते हैं, क्योंकि जो बृहदत्त था ये बृहद वंश का था और बिंदुसार जो था हरेक वंश का, शिशुनाग वंश का था और लास्ट में जो हमने बिंदुसार अभी देखा ये मौर्य वंश जब हम पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में जो हम अशोक को पढ़ेंगे तो अशोक के पिता हुआ करते थे बिंदुसार। इनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। देखिए अगर हम लोग एकदम डीपली से हिस्ट्री पढ़ते तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे से बताया जाता, बट यहाँ पर हम ऑनलाइनर पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइनर की तरह ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण और इसको भी बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।